चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो के रिवीजन में बेटा हमने अब जो नया पॉइंट देखना है, क्योंकि अभी हम मैक्सिमम वर्किंग नोट कौन से वाले देख रहे हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो उसी सीरीज में एक और एडजस्टमेंट, एक और वर्किंग नोट, एक और कॉन्सेप्ट, ओपनिंग रिजर्व। अब यहाँ पर देखिए, ये बताना चाहता हूं मैं कि यदि यदि इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ हो जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, बट आपको पता है इनडायरेक्ट मेथड में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरुआत करनी पड़ती है। तो बेटा आपको बनाना होता है, इसमें क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यदि चल रहा है ना बेटा, तो उसमें आपको लेना होता है, देखिए क्या बनाइए बेटा, पी एन एल अप्रोप्रिएशन बनाइए। पी एन एल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है बेटा जब भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना हो। इनडायरेक्ट मेथड के लिए वर्किंग नोट है बेटा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जरूरत पड़ती है इनडायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में इस वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ती। वो कैसे निकाला जाए, जब रेडीली अवेलेबल हो और संभावना पूरी पूरी है कि नेट प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा। एक सिंगल क्वेश्चन मैंने देखा है आज तक जिसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इनडायरेक्ट मेथड में। तो आपको बनाना है पी एन एल अप्रोप्रिएशन, पी एन एल नहीं, एक होता है पी एन एल जिससे प्रॉफिट निकलता है, एक पी एन एल एडजस्टमेंट जिससे प्रॉफिट कम ज्यादा होता है, एक पी एन एल अप्रोप्रिएशन जिसमें प्रॉफिट का यूजेज यहाँ होता है ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी डी। ये है ओल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पुराने प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न तो किए पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए और किसी रिजर्व में ट्रांसफर भी नहीं किए, अभी भी वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्री रखे हुए हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। यहाँ आता है बाय नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इससे हमारा नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, क्योंकि टैक्स के बाद ही तो नेट प्रॉफिट कहा जाता है। जैसे सैलरी घट गई, डेप्रेशन घट गया, इंटरेस्ट घट गया, सारे खर्चे घट कर, रेंट घट गया, स्टेशनरी सब घटाते हैं, वैसे टैक्स भी घटाते हैं। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट वो यहाँ आ जाएगा, उससे हमारा पीएनएल का बैलेंस बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर प्रॉफिट में से दिया जाता है इंट्रीम डिविडेंड, प्रॉफिट में से दिया जाता है इंट्रीम डिविडेंड, साल खत्म होने के पहले जो कंपनी करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दे दे वो इंट्रीम। फिर कंपनी क्या करती है, एक होता है रेफरेंस डिविडेंड भी देती है, और इक्विटी वालों को जो डिविडेंड पुराने महीने में प्रपोज था अब डिविडेंड डिक्लेयर होता है, और पुराने क्वेश्चन में अभी भी प्रपोज डिविडेंड चला आ रहा है, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड नए जमाने में इसका मतलब नहीं रह गया, नाउ इट इज डिविडेंड पेबल फॉर करंट ईयर। ये होता है फाइनल डिविडेंड। तो ये है इंटरिम डिविडेंड, ये है फाइनल डिविडेंड, और ये है प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, ये प्रॉफिट का अप्रोबेशन है, शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना। और यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यदि प्रॉफिट भेजा है सीआरआर में, सीआरआर यदि बना है पीएनएल से तो सीआरआर पीएनएल से बन सकता है, जनरल रिजर्व से बन सकता है, यदि यहाँ से बना है तो टू सीआरआर वगैरह। और फिर यहाँ पर आता है टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल। ये है क्लोजिंग बैलेंस। बेटा क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस पीएनएल का दिया रहेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग पीएनएल दिया रहेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ वो हम निकाल लेंगे, सीआरआर में यदि गया है तो कितना गया निकाल लेंगे, और डिविडेंड कितना कितना दिया हुआ है वो भी इंफॉर्मेशन। तो उससे जनरली ये निकल जाता है बैलेंसिंग फिगर। ये आता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये हम निकालते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। बेटा वो 12th वाली मेथड आपको लगता है हम कर लेंगे, उससे आपकी इच्छा हो तो करो, मैंने कहा था आप यदि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अकाउंट नहीं, वो आपकी इच्छा है बेटा। मुझे तो मतलब है ये नेट प्रॉफिट निकलना चाहिए बाय एनी मेथड, मैंने अपनी बेस्ट मेथड बता दी। हाँ, अब बेटा ये जो नेट प्रॉफिट आया है ना, ये नेट प्रॉफिट जो ऊपर आया है ये नेट प्रॉफिट बेटा आफ्टर टैक्स है, ये यहाँ लिख लो, इसमें ऐड कर दो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये है टैक्स प्रोवाइडेड,
या टैक्स एस्टिमेटेड फॉर द ईयर, ये है इनकम टैक्स फॉर द ईयर। ये टैक्स पेड नहीं है, ये तो टैक्स प्रोवाइडेड है। ये जोड़ दिया, यही वो जो पीएल में घटा हुआ है, ये आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जनरली होते नहीं है, नहीं तो वो यदि घटे तो जोड़ दो, जुड़े तो घटा दो। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला आइटम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ देखिए, देखिए बेटा, ये है, इसमें मैंने वो पॉइंट भी कवर कर लिया और एक नया पॉइंट भी कवर कर लिया। देखिए बेटा, ओपनिंग जनरल रिजर्व 6 लाख, क्लोजिंग, ये सारे पॉइंट मैंने आपके क्वेश्चन से ही लिए हैं। ओपनिंग जनरल रिजर्व 6 लाख, क्लोजिंग 760, ओपनिंग पीएनएल 240, क्लोजिंग पीएनएल 3 लाख, ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड 120 और क्लोजिंग प्रपोज डिविडेंड 144। ये ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड जो पिछले साल प्रपोज हुआ था और इस साल पे होगा, और इस साल का प्रपोज डिविडेंड 144 जो प्रपोज इस साल हुआ है, इस साल पीएनएल से अप्रोप्रिएट हुआ है लेकिन पे अगले साल होगा। तो अब इधर कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट वेयर एज प्रीवियसली द प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। अजीब थी ये कंपनी, पहले स्टॉक को पहले पहले प्रीवियसली स्टॉक को कॉस्ट पर वैल्यू ना करते हुए कॉस्ट से लेस 10% पर वैल्यू करती थी। ये खुद मान रहे हैं ये प्रैक्टिस गलत है, मतलब जो भी है, पहले प्रैक्टिस थी कॉस्ट लेस 10%, लेकिन अब प्रैक्टिस क्या है, कॉस्ट, और सही प्रैक्टिस तो कॉस्ट पे होना ही चाहिए। वो एज टू मत लगाना, कॉस्ट और मार्केट विच एवरेज लेस, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा कह रहा है कि मार्केट वैल्यू कम थी इसलिए स्टॉक को कम पे लिया, ये प्रैक्टिस थी, ऐसा नहीं है। वो तो बेटा मार्केट वैल्यू कम हो गई, ये तो सिचुएशन होती है, वो प्रैक्टिस थोड़ा होती है। तो फिर तो मार्केट वैल्यू पे करना ही, कॉस्ट और मार्केट विच एवरेज लेस एज पर एज टू, लेकिन ये तो प्रैक्टिस थी, मतलब मार्केट वैल्यू कम नहीं है तो भी ये कॉस्ट पे वैल्यू करते थे, कॉस्ट लेस 10%। हद है, कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए और करते थे कॉस्ट लेस 10%। द स्टॉक अकॉर्डिंग टू बुक ऑन 31 ऑन 19, मतलब ओपनिंग में कॉस्ट 2,16,000। यहाँ करंट असेट जो भी क्वेश्चन में दी गई है इसमें स्टॉक इंक्लूड है 2,16,000 पर इंक्लूड है इस करंट असेट में। और क्लोजिंग स्टॉक, द स्टॉक ऑन 20 वॉज करेक्टली वैल्यूड। हाँ, यहाँ जो स्टॉक 3 लाख है ये 3 लाख करेक्टली वैल्यूड है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, ये कॉस्टलेस 10% पर है, स्टॉक 90% पर है। ये पॉइंट बेटा एग्जाम में आया हुआ है और आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटा क्या करना, देखो मेरी बात सुनो, ये बनाया पीएनएल अप्रोप्रिएशन, मैं आपको सिर्फ स्टॉक का पॉइंट बता रहा हूं। अभी यहां मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2019 और यहां 31 मार्च 2020। और यहां आता है बेटा नेट प्रॉफिट ऑफ 2019-20। और यहाँ आते हैं, और 2 मिनट के लिए, अभी 2 मिनट के लिए, अच्छा ये बैलेंस बस ले लो, टू बैलेंस सीडी। बेटा आप ध्यान देना, मैं अभी डिविडेंड विविडेंड जनरल रिजर्व सब लूंगा, मुझे सिर्फ आपको स्टॉक का पॉइंट समझाना है। अभी 2,16,000 का स्टॉक 31 मार्च 19 को लिया गया था, जब ये 90% पर है, कि सही वैल्यू 240 है, इसको 10% लेस करके इन्होंने 2,16,000 पे लिया हुआ है। ओहो, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक यानी इस साल का ओपनिंग स्टॉक गलत वैल्यू पर है, देना था स्टॉक, ये है करेक्ट वैल्यू, ये है रॉन्ग वैल्यू, लेकिन इन्होंने 2,16,000 की रॉन्ग वैल्यू ले ली है प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग में। और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में होगा। पिछले साल का ट्रेडिंग इमेजिन करो, यदि उन्होंने पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कम लिया था तो पिछले साल का प्रॉफिट 24,000 से कम हो गया था, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये 24 से कम आ रहा है, और ये प्रॉफिट 24 से ज्यादा आ रहा है, ये प्रॉफिट 24,000 से कम और ये 24 से ज्यादा आ रहा है। और बेटा ये 24 से कम, ये 24 से ज्यादा, तो इस पर तो इफेक्ट आया नहीं ना, ये क्लोजिंग तो करेक्ट है। फाइन लगाओ। इंटरमीडिएट के बच्चे हो बेटा, आप तो एग्जाम सामने है,
दिमाग तेज चलने लगता है जैसे एग्जाम आती है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है माइंड की। और बेटा देखो, यदि ये प्रॉफिट चॉइस से कम है, ये प्रॉफिट चॉइस से ज़्यादा है, तो यहाँ इस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा बताओ, ये टोटल पे, और ये टोटल का ही तो पार्ट है बचा हुआ। तो बेटा मैं बताना चाहता हूँ, बेटा पिछले साल देखो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी वर्किंग तो मैं हटा सकता हूँ ना बेटा, हाँ ये तो सर हटा ही सकते हो आप। बेटा देखो ऐसा है, ये लास्ट ईयर में ईयर लिख दूँ ना, 2018-19, और ये 2019 2020, ये करंट ईयर। बेटा स्टॉक यहाँ 216 लिया, और यहाँ भी, यहाँ क्लोजिंग, यहाँ ओपनिंग 216 लिया, इससे ये प्रॉफिट, बेटा स्टॉक ये लिया जबकि 240 वैल्यू थी, तो यहाँ स्टॉक कम लिया, तो यहाँ प्रॉफिट कम आया, कम प्रॉफिट। और बेटा यहाँ डेबिट साइड में स्टॉक 240 लेना था, 216 लिया, डेबिट साइड कम दी, तो ये प्रॉफिट 24,000 से ज़्यादा है, और ये 24 से कम है। और यदि हम 18-19 और 19-20 के प्रॉफिट जोड़ लें, ये प्रॉफिट कब के हैं, ये प्रॉफिट कब का है, 18-19 का भी है बेटा, ये 2020 तक के हैं, इसमें ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। ये 24 से कम है, ये 24 से ज़्यादा है। तो बेटा आप समझ गए होंगे इस प्रॉफिट पे कोई इम्पेक्ट तो आने वाला नहीं है इस करेक्शन का। अब मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं बेटा, अभी जो क्वेश्चन में ये प्रॉफिट गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये 24 से कम है, ये 24 से ज़्यादा है, लेकिन ये सही है। मैं एक काम करूं, यदि जो हमें बैलेंस शीट गिवन है उसमें बेटा डबल इफेक्ट देने पड़ेंगे करेक्शन के लिए, जब भी करेक्शन आ जाए डबल इफेक्ट के बगैर करेक्शन नहीं होता। आप क्या करो, एंट्री पास करो, स्टॉक डेबिट, आपको जो स्टॉक है वो 24 से बढ़ाना है, पिछले साल का स्टॉक डेबिट में। यहाँ से बात कर रहा हूँ बेटा, एक काम करेंगे यहाँ पर, मैं ये करेक्शन कर रहा हूँ इधर, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मुझे 24 से डेबिट करना है, ओपनिंग स्टॉक में 24 डेबिट करना है। जब मैं ओपनिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा तो ये 24 से प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा, ओपनिंग ओपनिंग जब स्टॉक बढ़ाऊंगा तो ओपनिंग प्रॉफिट भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो डबल इफेक्ट देने पड़ेंगे। वो देखो क्या करना पड़ेगा, डबल इफेक्ट देखो बेटा, ओपनिंग स्टॉक में डेबिट मतलब ओपनिंग करेंसी में 24 डेबिट, और मैं क्या करूंगा देखो, ये बैलेंस जो गिवन है वो लिख दूंगा, जो गिवन है वही हम जानते हैं 24 से कम है। और बेटा मैं इसको तो क्या मानने वाला हूँ, ये तो मेरा बैलेंसिंग फिगर है। देखिए अब बेटा मैं क्या करूंगा, बाय स्टॉक एडजस्टमेंट 24,000 में यहाँ इस प्रॉफिट में ये ओपनिंग बैलेंस है, ये 24 से कम है, मैंने 24 यदि क्रेडिट कर दिया तो मेरा ये बैलेंस ऑफ पीएनएल बढ़ गया, मैंने ओपनिंग बैलेंस को बढ़ा दिया, मेरा ओपनिंग प्रॉफिट करेक्ट हो गया, मैंने ओपनिंग प्रॉफिट बढ़ा दिया। तो ओपनिंग प्रॉफिट बढ़ाते ही बेटा अब ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगा ये अपने आप 24 से कम होकर आएगा, ये अपने आप 24 से कम होकर आएगा, ये प्रॉफिट अपने आप करेक्ट आएगा। जब मैंने उस ओपनिंग प्रॉफिट को करेक्ट कर दिया तो मेरा करंट ईयर प्रॉफिट भी कम आएगा। बेटा पहले क्या था, पहले जरा सोचो, यदि मैं करेक्शन नहीं करता तो मान लो 2 मिनट के लिए मैंने ये एडजस्टमेंट खा गया, नहीं किया, तो ये प्रॉफिट 24,000 से कम, और ये प्रॉफिट 24 से ज्यादा, ये 24 से कम, ये 24 से ज्यादा आता। यदि मैं ये जो प्रॉफिट लिखा हुआ है ये 24 से कम है तो ये 24 से ज्यादा है। यदि मैं ये बैलेंस, ये प्रॉफिट करंट को जो निकालना है मुझे, ये निकालने के पहले मैं क्या करूं, क्या करूं, इस प्रॉफिट को मैं 24 से बढ़ा दूं, ओपनिंग बैलेंस को मैं 24 से बढ़ा दूं, तो ये ओपनिंग प्रॉफिट सही हो गया। जब ओपनिंग प्रॉफिट सही हो गया, वो बढ़ गया, तो अपने आप ये प्रॉफिट कम होकर आएगा कि नहीं आएगा, ये अपने आप करेक्ट आएगा। जब ओपनिंग प्रॉफिट करेक्ट हो गया तो ये अपने आप 24 से कम होकर आएगा।
आप ये एडजस्टमेंट नहीं करते तो ये प्रॉफिट 24 से कम था, ये 24 से ज़्यादा आता, पर अब चूंकि आपने करेक्शन मार दिया, ऊपर वाले प्रॉफिट में 24 क्रेडिट कर दिया, ऊपर वाले प्रॉफिट को 24 से बढ़ा दिया, उसके बाद इसको निकाला बैलेंसिंग फिगर, तो ये अपने आप 24 से कम हो के आएगा। तो ये है एडजस्टमेंट। तो हमें इसका एडजस्टमेंट अब मैं आपको समझाता हूँ। तब अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, इस पॉइंट को। ये आपके नोट्स का ही क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी यही का ही पॉइंट है। ठीक है बेटा, देखो हमने बनाया P&L अप्रोप्रिएशन। बेटा हमें टाइम ज़्यादा लगा है क्योंकि हमने हर पॉइंट को अच्छा टाइम देके कवर किया, जैसे कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। बाय बैलेंस BD, ये बेटा ओपनिंग बैलेंस है, P&L 240 है, हम जानते हैं ये 24 से कम है, और क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख, ये तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जानते हैं ये करेक्ट है। हमारे 24 के एडजस्टमेंट का इस पर इफेक्ट नहीं आने वाला। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 6 से बढ़कर 760 हुआ, 160 यहां से गया होगा टू जनरल रिजर्व, 160 यहां से गया होगा जनरल रिजर्व में, ये भी लिख दो। और प्रपोज डिविडेंड, यहां से प्रपोज डिविडेंड हुआ होगा करंट ईयर का 144, 120 तो पिछले साल प्रपोज हो चुका था, इस साल पे ही हुआ होगा, लेकिन 144 इस साल प्रपोज हुआ है, यहां से पीएल से डेबिट करके लाइबिलिटी में क्रेडिट, तो ये है। अब यहां पर बट अभी ये प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है और ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये ओपनिंग प्रॉफिट है। बेटा अभी यहां हम निकालने वाले हैं नेट प्रॉफिट 2019-20 का, और ये आने वाला है बैलेंसिंग फिगर। बेटा अभी हमारा 24,000 का स्टॉक एडजस्टमेंट, 24 का स्टॉक एडजस्टमेंट बकाया है, पेंडिंग है। यदि मैं वो ना करूं तो ये प्रॉफिट आप जानते हैं 24 से कम है और ये 24 से ज्यादा है। ये सोचना बहुत जरूरी है कि अभी क्या है और 24 के एडजस्टमेंट के बाद क्या है। ये 24 से कम है और ये 24 से ज्यादा आ रहा है। यदि मैं अब एडजस्टमेंट करके ये वर्किंग नोट बैलेंस फिगर बनाऊंगा, तो मैंने क्या किया, बाय स्टॉक एडजस्टमेंट 24 यहाँ क्रेडिट, पीएल में क्रेडिट और ओपनिंग स्टॉक में डेबिट, तो ओपनिंग स्टॉक भी करेक्ट हो गया। ओपनिंग स्टॉक जो करंट एसेट में जुड़ा हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक को 24 से बढ़ा देंगे, उसके बाद स्टॉक का इंक्रीज डिक्रीज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 24 क्रेडिट और ओपनिंग स्टॉक में 24 डेबिट, ये डबल इफेक्ट हो गया, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया, ओपनिंग स्टॉक करेक्ट करके ही इंक्रीज डिक्रीज लेना है उसका, ये हमने। तो बेटा अब जो बैलेंस फिगर आएगा ना ये प्रॉफिट, यदि ये 24 से बढ़ के आ गया है, ये 24 से बढ़ के आएगा, तो बेटा अपने आप ऑटोमेटिकली 24 से कम आएगा कि नहीं आएगा, आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर लेना, बस ये हमारा आ जाएगा। बेटा हम पूरा क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे, हम तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रॉफिट आ जाएगा करेक्ट, करंट ईयर का करेक्ट प्रॉफिट, इसमें करेक्शन की कोई जरूरत नहीं, बस ये प्रॉफिट अपने आप सही आएगा। ये पॉइंट था, ठीक है बेटा। हाँ अब देखो बेटा, ये भी हो गया, हाँ सर ये भी हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है बेटा, आपको कोई भी रिवीजन वीडियो में बेटा आपको मैं हमेशा बोलता हूँ फीडबैक दो, क्या आपको उसमें कम है क्या ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं उसको कुछ अच्छा कर पाऊँ। अपने को देखा नहीं देखा, देख के पटक दिया, नहीं देखा तो नहीं देखा, अरे बेटा जब तक आप बताओगे नहीं कोई चीज़ों में तो इंप्रूवमेंट कैसे आएगा। बेटा हम अपने हिसाब से करते हैं, हमें आपके हिसाब से चलना है कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि फीडबैक दो, बताओ कि वीडियो में चाहते क्या हो। सर कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ सर ठीक ठीक, कोई बताता नहीं इंप्रूवमेंट कुछ होना है, बस ये सर आप तो वो वाला चैप्टर भी करवा दो सर, वो भी करवा दो, इससे अलावा कुछ नहीं लिखता है, कोई बच्चा लिखता ही नहीं है। हाँ कुछ चीज़ कमी रहेगी तो जरूर बताइए बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक बेटा, अब आते हैं अदर वर्किंग नोट जो हमारे हैं। ठीक है बेटा, शुरू होते हैं अदर वर्किंग नोट पर, तो पेंडिंग है हम फटाफट फटाफट वो समझते हैं बेटा, ठीक है। ठीक है, अब वर्किंग नोट रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट, देखिए बेटा ओपनिंग फिक्स्ड एसेट 5 लाख, क्लोजिंग 449,600, ये एक वर्किंग नोट है किसी पॉइंट का। फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 50,000, बेटा अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट है और एक यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, इसका मतलब ये खुद क्या है, WDV है, दोनों WDV है, क्योंकि ये अकाउंट यहाँ पर नहीं है। यदि यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ होता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
या डेप्रिसिएशन रिजर्व या डेप्रिसिएशन फंड होता, मतलब ये फिर होती ओरिजिनल, राइट हैंड पे ओरिजिनल कॉस्ट होती। बेटा इतना नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, रिवीजन चल रहा है बेटा। बेटा फिक्स्ड एसेट, चूंकि डब्ल्यूडीवी पर ध्यान रखना, फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 50, सोल्ड एट 24, accumulated depreciation on which is 12, 50 कॉस्ट माइनस 12 का डेप्रिसिएशन, उसकी डब्ल्यूडीवी है 38, और 50 माइनस 12 38, उसके 38 का आइटम बिक गया 24 पर, 14 का लॉस हुआ, ये लॉस गया होगा पीएनएल में, तो प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा। इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट को जोड़ना पड़ता है, डायरेक्ट मेथड में तो ये सब करना ही नहीं पड़ता, नेट प्रॉफिट को एडजस्ट नहीं करना पड़ता। इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एज ए नॉन कैश आइटम, ठीक है, वो तो अलग बात होगी। नो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, जो डेप्रिसिएशन मशीन बेची उस साल, उस पर इस साल डेप्रिसिएशन मत लगाओ, बट फुल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन परचेज, जो खरीदी उस पर साल भर का लगाओ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। अब में मशीन की सेल प्रोसीड 24 में बिकी, ये तो हमारा इनफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, लेकिन मशीन खरीदी वो दिया हुआ नहीं है, वो हिडन है, तो हमें बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। हम बनाएंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस बीडी। 5 लाख है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, और बाय बैलेंस सीडी 4,49,000 है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, ये दिया हुआ है बेटा, है ना बेटा। अब यहां पर बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, बेटा जो मशीन बिक गई, क्योंकि ये डब्ल्यूडीवी है, मतलब मशीन जो बिकी वो डब्ल्यूडीवी पड़ी है यहाँ, उसकी डब्ल्यूडीवी बाहर करनी पड़ेगी, वो है 38,000, 38 उसकी डब्ल्यूडीवी है, तो डब्ल्यूडीवी बाहर कर दो। हाँ, यदि आप ऐसा करने की बजाय आप बोलते सर हमने तो ऐसा किया आज तक, हमने हमारी पूरी जिंदगी ऐसा किया, बाय बैंक मशीन बिकी चॉइस में, और बाय लॉस ऑन सेल, तो भी चलेगा। अल्टीमेटली 38 बाहर हुआ, ठीक है, वर्किंग नोट चल सकता है, 38 बाहर कर दिया। अब बेटा यहां पर लगने वाला है डेप्रिसिएशन, और यहां आने वाला है टू बैंक नई मशीन, ये आने वाला है बैलेंस फिगर, और यही हमारा बैलेंस फिगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो में आने वाला है मशीनरी परचेज, और यही निकालना है। तो अब कमी किस चीज की है, कमी है डेप्रिसिएशन की। अब बेटा देखो, मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं इस डेटा तक पहुंचने का, दो तरीके हैं मेरे पास, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप वो फॉलो कर लेना। मेरी ड्यूटी दोनों बताने की है, फिर आपकी मर्जी। देखो बेटा, 5 लाख में से 38 की मशीन बिक गई जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, 5 लाख की मशीन में से 38 की बिक गई जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, क्योंकि बिक गई वाली डेप्रिसिएशन लगाने को ना कर दिया, बचा 462। 462 पर ओल्ड मशीन पर डेप्रिसिएशन की रेट क्या थी, 20% दिए ना, हाँ ऊपर दिए फिक्स 20%। ओल्ड 462 का 20%, ये डेप्रिसिएशन आया 92,400। बेटा मैं समझा रहा हूँ अभी, मतलब आपको ये मेथड नहीं कि जरूरी कि सही हो, आप अपने हिसाब से इसको, अपने हिसाब से जो आपका सबसे शॉर्टेस्ट रूट हो उससे जाइएगा। ये मैंने डेप्रिसिएशन लिया ओल्ड का। अब बेटा ओल्ड का तो डेप्रिसिएशन आ गया, पर अभी तो नई मशीन का डेप्रिसिएशन फुल ईयर का 20% लगाना बाकी है, और वो हमें पता नहीं है, ये जो तकलीफ है। तो अभी अननोन ये भी हो गया, ये डेप्रिसिएशन भी अननोन है, और ये भी अननोन है, और दो दो अननोन तो एक साथ पता नहीं कर सकते, तो फिर मतलब ये मेथड तो हमें दिक्कत दे रही है। तो एक काम करो, इसी मेथड को मैं देखो बेटा, 5 लाख में से 38 मशीन चली गई थी, बची थी 462, 462 पर डेप्रिसिएशन लगा 92,400, ये डब्ल्यूडीवी जो बची ना, इसमें से ओल्ड मशीन की डब्ल्यूडीवी बची 369,600, ये है डब्ल्यूडीवी ऑफ ओल्ड मशीन। बेटा ये है डब्ल्यूडीवी ऑफ ओल्ड प्लस न्यू, ये है डब्ल्यूडीवी ऑफ ओल्ड प्लस न्यू, इसमें से ये घटा दो, 80,000 क्या आ गई, डब्ल्यूडीवी ऑफ न्यू,
टोटल WDV में से ओल्ड की WDV घटा दी, बची न्यू की WDV 80। यदि 80,000 ओल्ड की सॉरी न्यू असेट की WDV है और ये WDV 20% डेप्रिसिएशन के बाद है फुल ईयर डेप्रिसिएशन। 80,000 है, 20% से फुल ईयर डेप्रिसिएशन, मतलब तय आ गया कि ये असेट 80,000 जो है ये 80% है, ये 1 लाख आ गई और ये 20,000। एक तरीका ये है। और या फिर ये तो मैंने बताया इन डिटेल, पर एग्जाम में यदि आपको इतना बेटा मैंने समझा दिया, अब देखो इतना डिटेल मत जाओ सर, इतना हम नहीं कर पाएंगे सर, हमें इतना मत तड़फाओ कि हम समझ नहीं पाए। ठीक है बेटा, मैं सबसे शॉर्टकट बताता हूँ। बेटा ये तय है कि ये ओल्ड प्लस न्यू की WDV है, दैट इज 80%। WDV है ओल्ड प्लस न्यू की 80%। यदि 80% WDV है तो 20% डेप्रिसिएशन है। यदि 449,600 80% के बराबर है तो 20% कितना? ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है। ये आ गया टोटल डिप्रेशन 1,12,400, ऐसे आ गया बेटा। ये है 80%, 80% इतना तो 20% कितना? वो डिप्रेशन आ गया। और डिप्रेशन आते ही ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। आप निकालोगे ना बेटा इधर से क्रेडिट माइनस डेबिट, ये 1 लाख रुपीस की परचेजेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इससे ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते बेटा हम। अगला पॉइंट, ए न्यू मशीनरी कॉस्टिंग ₹25 करोड़ was purchased in part exchange of old machine। एक नई मशीन खरीदी 25 लाख की, 25 करोड़ की खरीदी 25, और पुरानी मशीन दे दी उसके बदले में। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन वाज 13 करोड़। तो द नेगोशिएशन, इसकी बेचने वाला इसको 15 करोड़ का मान रहा है, नेगोशिएशन में उसकी वैल्यू 15 करोड़ मानेगी, तो हमें 25 करोड़ पेबल है और 15 करोड़ उससे रिसीवेबल है। नेट हम कितना देंगे? 10 करोड़ ही पेमेंट करना पड़ेगा। बैलेंस वाज पेड इन कैश, तो हम 10 करोड़ को पेमेंट में दिखा देंगे एज एन आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 10 करोड़ आ जाएगा। परचेज ऑफ न्यू मशीन नेट पेमेंट 10 करोड़। 25 करोड़ देना था नई मशीन का, पर 15 करोड़ में हमने अपनी पुरानी मशीन बेच दी, तो नेट उसको 10 करोड़ दिया, तो हम ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में 10 करोड़ दिखा देंगे। और बाकी जो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, वो हमारी प्रॉफिट में यदि जुड़ा हुआ है तो वहां से लेस कर देंगे, क्योंकि वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट को इन्फ्लो दिखाने वाले हैं। ये पॉइंट तो कोई खास नहीं था, आपके नोट्स में था, आपके मॉड्यूल में था, इसलिए मैंने करवा दिया। अब ये अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला। ओपनिंग फिक्स्ड एसेट 32 लाख, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, और 920 क्या है? ओपनिंग तक लगा हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब से एसेट खरीदी तब से लेके ओपनिंग तक, ओपनिंग ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, प्रीवियस ईयर, उसके प्रीवियस ईयर, उसके प्रीवियस ईयर, जब से एसेट खरीदी तब से लेके प्रीवियस ईयर तक का डेप्रिसिएशन। और 1160 जो क्लोजिंग में, ये हमारी इस साल की ओरिजिनल कॉस्ट, और ये इस साल तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्योंकि हम इस साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं, करंट ईयर में पीएल में डेबिट करते हैं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट करते हैं। जब एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की, एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, द डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, जैसे कि यहाँ चल रहा है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन डेबिट, और वो डेप्रिसिएशन जाता है पीएल में, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट में फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होती, ये आपको पता है। जब अकाउंट में ओरिजिनल कॉस्ट अलग रखते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग। देखो, कंपनी सोल्ड वन फिक्स्ड एसेट फॉर ₹1 लाख, 1 लाख की एसेट बेची, सोल्ड फॉर 1 लाख, 1 लाख में बेची, जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख, और जिस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था 80,000, जिस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था 2 लाख माइनस 80, 120 की WDV थी, उसको बेच दिया 1 लाख में, 20 का लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल। कंपनी आल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ अनदर फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 56 ऑन विच डेप्रिसिएशन ऑफ 40 हैज बीन प्रोवाइडेड। एक एसेट तो बेची, एक फेंक दी, उठा के रद्दी में पटक दी, उठाकर उसको आउट ऑफ यूज कर दिया, स्क्रैप्ड। ये उन्होंने राइट ऑफ कर दी कि भाई अब काम की नहीं है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 56 है, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 है। बेटा ऐसे केस में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट अलग बना लो,
हमारा ये बेटा थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसके रिवीजन में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको रिवीजन इफेक्टिव हो, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ये मैंने बनाया फिक्स्ड एसेट अकाउंट एट कॉस्ट, और यहाँ बनाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है एट कॉस्ट, जो कि 32 लाख है, और 38 लाख ओपनिंग है, 32 लाख, और क्लोजिंग है 38 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बेटा क्रेडिट आता है। ये 920 लग चुका था पिछले साल के एंड तक, और यहां तक लग चुका है 1160 है ना, 20 तो नहीं, हाँ ठीक है बेटा। अब देखो यहां से एक फिक्स्ड एसेट बेच दी बाय फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे है बेटा। ये अकाउंट WDV पे होता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में WDV पे था, तुमने बाहर भी WDV की थी। जब ये इसमें फिक्स्ड एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे है, तो यहाँ से फिक्स्ड एसेट क्रेडिट भी करनी पड़ेगी। 2 लाख रुपीस की ओरिजिनल कॉस्ट पर यहाँ से बाहर होगी, असेट वहां से बाहर होगी, तो उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट है 80, वो भी बाहर होगा। जब असेट बाहर होगी असेट अकाउंट से, तो उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन बाहर होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। अच्छा, एक असेट बाय फिक्स्ड एसेट रिटर्न ऑफ 56 की कॉस्ट की एसेट राइट ऑफ कर दी, वो यहां से बाहर करो, और उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 40 वो यहां से बाहर करो, टू फिक्स्ड एसेट रिटर्न ऑफ 40। एक फिक्स्ड एसेट बेच दी, वो भी बाहर करो, और एक फिक्स्ड एसेट अलग पटक दी, अभी तो बिक भी नहीं रही, वो पटक दी एक अटाले में, स्क्रैप्ड, वो बाहर कर दो। यहाँ बाहर होगी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, और यहाँ से बाहर होगा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब असेट अकाउंट में असेट नहीं रहेगी, तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमें एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट से बाहर करना पड़ेगा बेटा। ये तो अब देखो यहाँ से आ जाता है टू बैंक बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड एसेट परचेज्ड, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड एसेट परचेज, और ये जाएगा इन्वेस्टिंग के आउटफ्लो में, है ना बेटा। और यहाँ ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन था, इतने से घटा, इतने से घटा, उसके बाद भी इतना है, मतलब इस साल डेप्रिसिएशन लगा होगा, ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। बेटा आपको पता है इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट में नॉन कैश चार्जेस के नाम से डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ता है, तो ये डेप्रिसिएशन है जो इस साल लगाया गया, ये ओपनिंग था, इस साल इतना लगाया गया, इतना बाहर कर दिया गया, इतना बचा हुआ है, तो ये बैलेंस फिगर है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और यहाँ बैलेंस फिगर निकला है फिक्स्ड एसेट परचेज। बेटा ये रिवीजन चल रहा है, ना कि एक्सप्लेनेशन, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को लेकर इशू आता है। बेटा आपको पता है, समझाना तो मुश्किल है मेरे लिए बेटा, इन्वेस्टमेंट चैप्टर हम अभी रिवीजन में भी ले चुके हैं। डिविडेंड मिलता है, देखो बेटा ये कंपनी की बैलेंस शीट है, यहाँ कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड है, ये कंपनी तो है बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड, इसके पास इक्विटी शेयर है ए के, तो इसके पास इक्विटी शेयर आप बी भी हैं, तो इसने अभी अभी खरीदे हैं, अभी अभी, ये है 3 लाख के, और ये है 70,000। अभी यदि डिविडेंड मिलता है, और ये बेटे अभी चल रहा है 31 मार्च 2020, और ये खरीदे थे 1 अप्रैल 2019 को से 31 मार्च 2020 के बीच में, ये अभी भी खरीदे इस साल। बेटा इस पर डिविडेंड मिला 2018-19 का, बेटा समझाना मेरे लिए ज़्यादा संभव नहीं है, ये हमने खरीदे थे, पूरा लिखना भी संभव नहीं बेटा। इस पर हमें डिविडेंड मिला है,
और इधर मैं बनाने जा रहा हूँ कंपनी का P&L। अच्छा, मैं P&L ये बना लेता हूँ ना, ये कंपनी का P&L कहाँ, ये यहाँ खोल देता हूँ P&L। ये कंपनी का P&L फॉर द ईयर है, एक लाइबिलिटी साइड में होता है P&L। बेटा इस पर यदि डिविडेंड मिला है, ये तो 3-4 साल पुराने खरीदे हैं, इस पर डिविडेंड मिला है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से, तो वो डिविडेंड जाएगा P&L में। ठीक है जी, इस पर डिविडेंड मिला है, और बेटा ये तो हमने खरीदे ही 1 अप्रैल 19 को हैं, और हमें 1 जुलाई 19 को 2018-19 के लिए डिविडेंड मिला। ये डिविडेंड मिला आउट ऑफ प्री इक्विजिशन प्रॉफिट। बेटा इस पर मिला हुआ डिविडेंड यहाँ पीएल में नहीं जाता, बल्कि यहीं से लेस होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो पोस्ट बेटा कई बार डिस्कस कर चुके, कई बार पूरे होल्डिंग चैप्टर में रोज आता रहा, जिसने सेकंड को पढ़ा है। मैंने अभी चैप्टर रिवाइज करवाया था, उसमें भी आया, और आपने घर पे पढ़ना भी चाहिए। बेटा इससे ज़्यादा रिवीजन कैसे कराऊं? तो एज पर एज 13 यदि डिविडेंड मिलता है पोस्ट इक्विजिशन से तो इनकम में ले जाओ, और प्री से तो उसको इनकम में मत ले आओ, पीएल में मत ले जाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करो। अब देखो बेटा, अब जैसे मैंने कहा, ये बात बहुत ध्यान रखो बेटा, जैसे मैंने कहा एक कंपनी में शेयर थे और बी में थे, इस एक कंपनी में जो शेयर्स हैं, इस पर मिला हुआ डिविडेंड पोस्ट इक्विजिशन से है, वो कंपनी के पीएनएल में गया होगा, तो नेट प्रॉफिट से जो हम एडजस्टमेंट करते हैं ना, नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड घटाते हैं, आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी। बेटा ये तो याद करना ही पड़ेगा, हम एडजस्टमेंट जो करते हैं आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी में, डिविडेंड इनकम को घटाते हैं, क्योंकि इसको हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना है। तो इसकी इनकम तो प्रॉफिट से घटेगी, पर इसकी तो पीएल में जुड़ी हुई नहीं है, ये तो पीएल में गया ही नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सीधे क्रेडिट हुआ है। यदि सही एंट्री हुई है, करेक्शन का करेक्ट एंट्री किया गया, तो ये इस पर मिला हुआ डिविडेंड तो पीएल में गया ही नहीं होगा। जब पीएल में गया ही नहीं तो वहां से घटेगा भी नहीं। मेरी बात को 2-3 बार सुन लेना, समझ लेना मैंने क्या बोला है। अब इन्वेस्टमेंट चैप्टर के फंडे क्लियर होना जरूरी बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 50 के हैं, क्लोजिंग 80 के हैं, मतलब खरीदे गए, तो वो खरीदे गए। इन्वेस्टमेंट यदि लॉन्ग, और इन्वेस्टमेंट यदि कुछ नहीं कहा है तो आप बेटा लॉन्ग टर्म मानना, शॉर्ट टर्म मत मानना। परचेज यदि इन्वेस्टमेंट में परचेज है तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50 वाज सोल्ड फॉर 70, 50 की कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट बेचे भी हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 50 ईयर की कॉस्ट के बेचे भी हैं। मैंने शायद ऐसा करना चाहिए मुझे, क्वेश्चन तो मैं ही बना रहा हूँ ना, ऐसा तो है नहीं। मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ा ओपनिंग लेता हूँ 150, क्लोजिंग 180। देखो बेटा, और इन्वेस्टमेंट 50 वाले बिके 70 में, और प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑफ ₹5000 वाज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्री एक्विजिशन से मिले हुए डिविडेंड को उन्होंने करेक्टली कॉस्ट में क्रेडिट किया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया, वही करना चाहिए। तो बेटा अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाकर हम इन्वेस्टमेंट की परचेज निकालने वाले हैं। सॉल्यूशन ये बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ बैलेंस बीडी लिखा, ओपनिंग 180 या 150 जो भी गिवन है, इसमें से बाय डिस्पोजल बेच दिया, 50 का बेच दिया, उसको बाहर करो, और यहाँ बाय बैलेंस सीडी दिया हुआ है 180, यहाँ लिखो, यहाँ टू बैंक करके जो इन्वेस्टमेंट खरीदे वो आने वाले हैं बैलेंसिंग फिगर, और जो खरीदे वो बैलेंसिंग फिगर हमारा आउटफ्लो में आने वाला है। ये हमारा आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, और ये 50 वाले बिके 70 में 70 में, ये हमारा इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। लेकिन यहाँ पर बाय बैंक एक चीज और आएगी, बाय बैंक डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये डिविडेंड 5000 मिला था, और वो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, तो ये बैलेंस फिगर जो आएगा ना, अब ये आएगा इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। और बेटा ये 5 का डिविडेंड इनफ्लो में तो आएगा, मिला तो है, लेकिन ये प्रॉफिट में जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया, मतलब पीएल में क्रेडिट नहीं हुआ। ये वाला डिविडेंड, प्री इक्विजिशन वाला डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट हुआ है, मतलब पीएल में क्रेडिट नहीं हुआ, तो पीएल से में क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब प्रॉफिट में जुड़ा हुआ नहीं है, तो प्रॉफिट से आपको इसको लेस करने की जरूरत भी नहीं है इस वाले डिविडेंड को। तो हाँ, 5 का डिविडेंड मिला है, ये इनफ्लो तो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, पर इसकी एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा जो डिविडेंड मिला होगा अदर इन्वेस्टमेंट पे, अदर शेयर्स पर पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट से, वो गया होगा पीएनएल में, बैंक टू पीएनएल, वो प्रॉफिट से लेस होगा, पर ये लेस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है।
ये तो बड़ा सिंपल एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 1 लाख, बहुत ही ईजी है। और बेटा कुछ कुछ ईजी भी तो देखें। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 1 लाख के थे, क्लोजिंग 70 के बचे। और बेटा इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40,000, ये 40 के खरीदे, तो बेटा 140 के हो जाना चाहिए। मतलब बाय सोल्ड 70 के बेच दिए, 70 की बुक वैल्यू के बेच दिए, 70 के बेचे 10% लॉस पर, तब बिके 63 पर। ये आ गई सेल प्रोसीड। तो बेटा ये 40 के खरीदे, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, और 63 में बिके, ये इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, और 7 का लॉस हुआ, ये लॉस शायद गया होगा पीएल के डेबिट में, तो प्रॉफिट में जुड़ना भी पड़ेगा एज ए नॉन कैश आइटम, आ गया होगा। ये पॉइंट मैंने फिर से कर लिया। प्री इक्वेशन डिविडेंड विच वाज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 इंक्लूडेड इन टोटल डिविडेंड ऑफ 38। बेटा कुल डिविडेंड 38 था, इसमें से 10,000 है आउट ऑफ 3 और 28 है आउट ऑफ पोस्ट इक्वेशन प्रॉफिट। ये गया होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में और ये गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। बेटा तो आप जब इन्फ्लो दिखाएंगे ना, बेटा ये डिविडेंड मिला है कंपनी को, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मिला तो 38 है, चाहे प्री से है चाहे पोस्ट से, चेक से तो 38 आया ना, तो इन्फ्लो में तो 38 आएगा, इन्फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 38 आएगा। लेकिन जो हमारा नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें तो यही पीएल में गया है बस, तो नेट प्रॉफिट से लेस सिर्फ 28 होगा, और 10 प्रॉफिट में नहीं गया, वो लेस नहीं होगा, बल्कि तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। ये पॉइंट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए डिविडेंड को लेकर के बेटा अब हम पॉइंट अलग अलग देख रहे हैं। बेटा ये आपको पता है कि जो डिविडेंड प्रीवियस ईयर में प्रपोज होता है वो इस साल पे होता है, और जो इस साल प्रपोज हुआ है ये पीएल में डेबिट इस साल होता है अप्रोवेशन में, लेकिन पे अगले साल होता है, तो ये आएगा डिविडेंड पेड में। लेकिन 50 में से अभी, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये था मुझे अनक्लेम्ड, अनपेड डिविडेंड 4,000, मतलब 50 में से बेटा 50 ही इस साल पेमेंट का नंबर आएगा, 50 का जो डिक्लेयर पिछले साल हुआ पे इस साल होगा एजी में अप्रूवल पर, उसमें से 40,000 अभी अनक्लेम्ड है, अनपेड है। मतलब सॉल्यूशन में हम क्या बताएं, मैं क्या लिखूं इसका सॉल्यूशन, तो हम डिविडेंड पेड जो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है वो आएगा 46,000, 50 में से 4 अभी पे नहीं हुआ, मतलब 46 पे हुआ है, और 80,000 ये तो पीएनएल अप्रोच में आएगा क्योंकि ये इस साल प्रोवाइड हुआ है। ये तो इजी एग्जांपल है। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 750, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 1 लाख। इन द बिगिनिंग बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड, 10 के बदले, और यहाँ मान रहे हैं मान लो शेयर्स मान लेते हैं 2 रुपए का मान लेते हैं, 10 के बदले 1 शेयर बोनस में दिया गया इस साल के बिगिनिंग में, और 1 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो 2 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल घटकर 1 लाख रह गई। 1 लाख से कैपिटल रिडीम जरूर हुई है, पर इसको आउटफ्लो में नहीं लेंगे क्योंकि इसके बदले में इक्विटी शेयर इशू हुए, तो 2 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल का रिडम्पशन, 1 लाख की कैपिटल का रिडम्पशन आउटफ्लो में नहीं आएगा, है ना, ये तो आपको पता है, क्योंकि ये कन्वर्जन रिडम्पशन बाय कन्वर्जन है, नॉट इन कैश। इधर इक्विटी शेयर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल में देखो आप इसका अकाउंट बनाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस का तो दिखाई दे रहा है, कुछ जरूरत ही नहीं है। ये हमने बनाया सॉल्यूशन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग लिया 5 लाख, क्लोजिंग लिया 750, यहाँ आएगा बोनस इशू बाय रिजर्व, बोनस इशू लिख देता हूँ ऐसे डायरेक्टली वर्किंग नोट में। बेटा बोनस इशू कितना, 10 के बदले 1,
बेटा नंबर ऑफ शेयर ओपनिंग में कितने थे? 5000। 10 के बदले 1, तो 500 शेयर 100 वाले, 50 शेयर का बोनस आ गया। और प्रेफरेंस शेयर के बिल के बदले में इशू 1 लाख का हुआ है। प्रेफरेंस शेयर के बिल डेबिट, इक्विटी शेयर के बिल क्रेडिट। तो बेटा अब 5 लाख की ओपनिंग के बिल थी, 50 का बोनस इशू है, 1 लाख का इशू बाय कन्वर्जन है, रिडम्पशन है, तो यहाँ पर कैश फ्लो नहीं हुआ। 50 की कैपिटल बढ़ी, इनफ्लो नहीं हुआ क्योंकि बोनस इशू है। 1 लाख से कैपिटल बढ़ी, इनफ्लो नहीं हुआ क्योंकि बदले में प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए, तो ये हो गई 650। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आया? ये बाय बैंक होगा। ये 1 लाख की केबल जो और इशू हुई है, ये कैश में इशू हुई होगी। इसको हम इनफ्लो में दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की इनफ्लो में दिखाएंगे इक्विटी शेयर केबल का इशू। कोई खास मुद्दा नहीं था। यहाँ देखो, अब यहाँ पर ये पॉइंट तो वो आ गया, इनडायरेक्ट मेथड के लिए जो निकालते हैं ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका एक क्वेश्चन और आ गया, क्या लेते हैं उसके लिए बनाया पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ओपनिंग पीएनएल था ₹1,05,000 और क्लोजिंग 138। 1,05,000 और क्लोजिंग 138। अच्छा, कंपनी ने बोनस इशू किए हैं 50,000 के जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व ओपनिंग रिजर्व था 4 लाख, सॉरी रिजर्व ओपनिंग 50, क्लोजिंग 80। ओपनिंग रिजर्व था 50, क्लोजिंग 80। और यहां से बोनस इशू यहीं से हुआ है। बोनस इशू कितने का हुआ है? 50 का। मैं बोनस इशू 50 का लिखा है, मैं इसको 50 की जगह 50 लेता हूँ। चलो, ये तो मेरे कंट्रोल में है, मैंने बोनस इशू अपने मन से कुछ भी मैं बोनस इशू चेंज करता हूँ थोड़ा सा। बोनस इशू 30 का है, 30 का बोनस इशू। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सॉरी ये बोनस यहाँ थोड़ा आएगा, यहाँ पर 50 का ओपनिंग रिजर्व था, उसमें से 30 गया बोनस में, 20 यहाँ बचा हुआ है। तो पीएनएल से यहाँ इस साल कितना आया होगा? 60। 50 में से 30 गया बोनस में, 20 नीचे बचा हुआ है, तो जो क्लोजिंग 80 है, 80 में से 20 तो पुराना है, तो करंट ईयर में 60 आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से, है ना। ये आ गया ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अप्रोप्रिएशन 60। तो यहाँ से 60 कहाँ गया? जनरल रिजर्व में। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड दिया, क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड भी है, इंटरिम डिविडेंड ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है भाई, इंटरिम डिविडेंड दिया। कंपनी मेड यहाँ पर, अच्छा प्रपोज डिविडेंड, यहाँ आएगा प्रपोज डिविडेंड। ये तो इस साल पे हुआ होगा, ये इस साल प्रपोज हुआ है। अब एक एजम्पशन बेटा, ये जो प्रेफरेंस कैपिटल है इस पर 6% का डिविडेंड इस प्रपोज में इंक्लूड है या अलग से मानना है? ये प्योरली मैटर ऑफ एजम्पशन है, मैं कुछ नहीं कह सकता दावे से कि क्या सही है। यदि क्वेश्चन में रेट हिडन होती, प्रेफरेंस की रेट हिडन होती, तब तो हमें मजबूरी में मानना ही पड़ता कि ये प्रपोज डिविडेंड में प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्लूड है, क्योंकि रेट पता ही नहीं। लेकिन रेट पता है, तो ये कंफ्यूजन आ गया कि इस प्रपोज डिविडेंड, ये प्रपोज डिविडेंड इक्विटी का है या इसमें प्रेफरेंस भी शामिल है। तो मेरा मानना ये होता है कि आप प्रेफरेंस अलग मानिए, ये प्रपोज डिविडेंड सिर्फ इक्विटी का मानिए और प्रेफरेंस डिविडेंड अलग से ले लीजिए। प्रेफरेंस डिविडेंड और अब प्रेफरेंस कैपिटल का अलग से लेना डिविडेंड, ये तो मान लिया, एजम्पशन है कि प्रपोज डिविडेंड में प्रेफरेंस इंक्लूड नहीं है। उसके लिए प्रपोज करने की जरूरत है क्या? उसको तो पे करना ही है ना, प्रॉफिट है तो क्यों प्रपोज करें, उसको तो पे करो, क्यों प्रपोज करते हो? अब प्रेफरेंस कैपिटल 4 लाख से घट के 3 लाख रहेगी, तो ये पता नहीं रिडम्पशन कब हुआ, एंड में या बिगिनिंग में। हम ये मानिए कि रिडम्पशन एंड में हुआ, ये मानिए,
कंपनी साल भर काम करती है, बिजनेस करती है, कैश आता है, उसके बाद रिडम्पशन करती है। तो मानो कि रिडम्पशन एंड में हुआ तो पूरी 4 लाख का 6%, 24,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया गया होगा, ये एजम्पशन ले लो। 4 लाख पर दिया गया प्रेफरेंस डिविडेंड, सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड, ये तो प्रेफरेंस डिविडेंड है, नॉट प्रेफरेंस डिविडेंड। और टू प्रपोज डिविडेंड, इक्विटी का माना हमने 80, ठीक है, ये हमने माना 80,000 का प्रपोज डिविडेंड। बस ये आएगा बेटा हमारा सब करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये होगा बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमने बनाया, ये प्रॉफिट गया रिजर्व में, ये दिया इंटरिम डिविडेंड, ये दिया प्रेफरेंस डिविडेंड, ये डिविडेंड प्रपोज किया इक्विटी पर अगले साल पे करेंगे, ये क्लोजिंग प्रॉफिट बचा हुआ है, ये ओपनिंग था तो ये आ गया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर टैक्स। ठीक है बेटा, ये भी हो गया, बहुत सारे पॉइंट कवर हो गए। और देखते हैं, और देखते हैं, तो जो बच्चे सब करेंगे और कोई छूट न गया हो। डिवेंचर, ये पॉइंट देखिए क्वेश्चन में आया था, कैपिटल रिजर्व ओपनिंग में नहीं था, 15,000 क्लोजिंग में है, लैंड ओपनिंग में 20 थी, क्लोजिंग में 40 है, डिवेंचर 3 लाख ओपनिंग में थे, क्लोजिंग में 250 है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 12 से घटकर 7 हुए, मतलब 5,000 से ये राइट ऑफ हुए होंगे, 5 से इसको राइट ऑफ हुआ होगा। नए शेड्यूल 3 में तो ये कोई अलाउड नहीं है कि आप इस एक्सपेंस को कैरी फॉरवर्ड करो, पर ये पुराने क्वेश्चन चले आ रहे हैं और चले आएंगे अभी भी। डिवेंचर व रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, अच्छा डिवेंचर 3 से घटकर 250 हुए, मतलब 50 के डिवेंचर रिडीम हुए 10% की प्रीमियम पर, मतलब उनको प्रीमियम 5,000 5 की प्रीमियम दी गई, 50,000 के डिवेंचर रिडीम हुए, उस पर 10% से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हुई 5,000, ये कंपनी का कैपिटल लॉस है, ये कंपनी का कैपिटल लॉस है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये कंपनी का कैपिटल लॉस है। कंपनी इसको कहां से सेट ऑफ करे, या तो किसी पुराने कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ कर ले, या पुरानी सिक्योरिटी प्रीमियम से कर ले, या पीएनएल से कर ले, ये क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है। यहां पर भी 5 का प्रीमियम दिया गया, अब यहां पर ठीक है, इधर मेन पॉइंट, कैपिटल रिजर्व वाज क्रेडिटेड आउट ऑफ रिवोल्यूशन प्रॉफिट ऑन लैंड एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व। हाँ ये है, ये लैंड को रिवैल्यू किया गया, 20 से बढ़ाकर लाया गया 40 पर, बड़ा लैंड जो 40 से बड़ी है, 20 से बड़ी है, ये परचेज नहीं है, बल्कि लैंड का रिवोल्यूशन हुआ है। इन्होंने कोर्ट से परमिशन ले ली होगी असेट को रिवैल्यू करने की, ताकि बैलेंस शीट में असेट की सही वैल्यू आए, मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी, इन्होंने लैंड को 20 से 40 पे लाया, मतलब 20 से बढ़ाया तो एंट्री क्या गई होगी, लैंड डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व या कैपिटल रिजर्व, और ये कह रहे हैं इन्होंने इस रिवोल्यूशन प्रॉफिट को डाल दिया है कैपिटल रिजर्व में। ये बताना चाहता है कैपिटल रिजर्व वाज क्रिएटेड आउट ऑफ रिवोल्यूशन, ये जो कैपिटल रिजर्व है ये इसी रिवोल्यूशन प्रॉफिट से क्रिएटेड है, पर ये तो 20 होना चाहिए ना, 20 होना चाहिए ना, ये तो 50 नहीं है, वाई होगा, ये क्रिएट तो 20 हुआ था लैंड के रिवोल्यूशन पर बाद में इसमें से 5 कुछ राइट ऑफ कर दिया। अब क्या राइट ऑफ कर दिया, ये कंफ्यूजन आ गया था उस क्वेश्चन में कि ये 5 का जो राइट ऑफ है ये तय है कि ये कैपिटल रिजर्व 20 था, 5 इसमें कुछ राइट ऑफ हुआ है, तो हम क्या माने, हम ये मानेंगे कि ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर उसमें राइट ऑफ हुई है, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो इन्होंने 5 राइट ऑफ किए हैं, 7 बचे हैं, मतलब इससे लगता है कि धीरे 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 राइट ऑफ करते हैं ताकि प्रॉफिट पर आज एक साथ ना आए, इसलिए यदि उन्होंने तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को इन्होंने ग्रेजुअल राइट ऑफ की पॉलिसी दिख रही है, 12 में से 5 राइट ऑफ किया, 7 बचा लिया, 7 राइट ऑफ नहीं किया, अगले साल करेंगे, फिर अगले साल करेंगे, ताकि प्रॉफिट पर बर्डन एक साथ ना आए। इससे पता पड़ता है कि इन्होंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के राइट ऑफ को पीएनएल से किया होगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को इसी कैपिटल रिजर्व से किया होगा। इसका मतलब ये 5 की प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इस कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ हुई है, मतलब ऊपर नेट प्रॉफिट से सेट ऑफ, नेट प्रॉफिट में डेबिट नहीं हुई तो इसको नेट प्रॉफिट में जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, ये नेट प्रॉफिट में घटा हुआ भी नहीं तो जुड़ेगा भी नहीं, लेकिन
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस घटे हैं पीएनएल से, इसको जोड़ना पड़ेगा नेट प्रॉफिट में एज ए नॉन कैश चार्जेस। यदि हम नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें जो एडजस्टमेंट करते हैं ना नॉन कैश आइटम, उसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 5 या नेट प्रॉफिट में जोड़ने पड़ेंगे। और ये डिवेंचर पर जो प्रीमियम है ये मान लेंगे कि वो कैपिटल से सेटअप हुई है। तो बेटा क्वेश्चन में ऐसा हुआ था, इन्वेस्टमेंट बेचे, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहाँ जुड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट सेल पे प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ गया होगा, पीएल में गया होगा, तो प्रॉफिट से लेस करते हैं आइटम टू बी टेकन इन एक्टिविटी के नाम से। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट बिके 140 पर, 1 के बिके 140 पर, तो सेल प्रोसीड 140 आई जाती है। हम 140 की जब सेल प्रोसीड दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 40 आई जाएगा ना, वहाँ पर प्रॉफिट भी तो 40 आई जाएगा ना। तो प्रॉफिट को हम जो 40 का प्रॉफिट हुआ है उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं एज ए सेल प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसको ऊपर नेट प्रॉफिट में यदि जुड़ा है तो घटाना पड़ता है। और यदि उन्होंने नेट प्रॉफिट को, इस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट को पीएल में क्रेडिट करने की बजाय अलग से प्रॉफिट अकाउंट में क्रेडिट करके बैलेंस शीट में दिखा दिया, यदि आपकी बैलेंस शीट में वो प्रॉफिट अकाउंट अलग से पड़ा हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ है, मतलब वो उस प्रॉफिट को वो पीएल में लेके नहीं गए, तो फिर वहां नेट प्रॉफिट से लेस करने की जरूरत भी नहीं है। वो पॉइंट मैंने यहाँ कवर नहीं किया पर मैंने समझा दिया आपको, बोल दिया क्योंकि मुझे याद आ गया। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन था जिसमें नेट प्रॉफिट गिवन था। अब नेट प्रॉफिट गिवन है तो इससे क्या होगा बेटा, आप ये मत मानोगे नेट प्रॉफिट गिवन है तो आप बड़े खुश होगे, नेट प्रॉफिट गिवन है तो अब नेट प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी बनाओ पीएल अप्रोप्रिएशन। हो रहा है सॉल्यूशन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी&एल 45, क्लोजिंग 50, जनरल रिजर्व ओपनिंग 70, क्लोजिंग 1 लाख, और यहां से बोनस इशू हुआ है, जनरल रिजर्व से बोनस इशू हुआ है 50 का। पी&एल से आया होगा कितना, 150, मतलब 80 आया होगा। यहां से जनरल रिजर्व में 80 गया, ओपनिंग प्रॉफिट था 45, क्लोजिंग था, और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 120। तो बेटा ओपनिंग प्रॉफिट 45 था प्लस प्रॉफिट 120 हुआ, ये हो गया 165, इसमें से 80 गया रिजर्व में, बचना चाहिए 85, बच रहा है 50, मतलब 35 का प्रॉफिट कहीं और गया, तो ये हम मान लेंगे डिविडेंड पेड, इसको मान लेंगे बैलेंस शीट फिगर को डिविडेंड पेड, और ये हमारा डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में आ जाएगा, डिविडेंड पेड आ जाएगा फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में। ठीक है, अब बेटा डिवेंचर, डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर रेडीमेड 5% प्रीमियम, वो तो ठीक है, दोनों को देखिए 4 लाख में डिवेंचर की बात करूं, डिवेंचर 4 से घटकर 280 रह गए, मतलब 120 रिडीम हुए, और 120 का 5% 6000 की प्रीमियम दी गई होगी, और वो प्रीमियम चार्ज हुई होगी पीएनएल से। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट का मैटर है, हम ये अज्यूम करेंगे कि डिवेंचर रिडीम हुए हैं साल के एंड में, तो 4 लाख के डिवेंचर साल भर रहे, इस पर 9% से इंटरेस्ट बनता है 36,000, ये है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर द ईयर। ये अज्यूम किया कि डिवेंचर रिडीम हुए ईयर, उसमें से अभी 8 पे करना, अभी 8 का इंटरेस्ट देना बाकी है, तो इसमें से 8 अभी इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है, तो इंटरेस्ट पेड कितना आया है 8 माइनस 36, 28 है इंटरेस्ट पेड। अब मैं यहां क्या समझाना चाहता हूं, आपका फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में इंटरेस्ट पेड आएगा 28, इंटरेस्ट पेड बिंग ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट दिया गया है डिवेंचर पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो 28 आएगा आउटफ्लो में क्योंकि पे 28 हुआ है, लेकिन पीएनएल में जो इंटरेस्ट घटा हुआ है वहां जो नेट प्रॉफिट में जोड़ना पड़ता है आइटम टू बी टेकन अदर एक्टिव, वहां 36 जोड़ना पड़ेगा,
मतलब जब हम एडजस्टमेंट करेंगे इस इंटरेस्ट का तो ध्यान रखेंगे नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट जोड़ेंगे वो जो पीएल में घटा हुआ है 36,000, लेकिन जब आउटफ्लो में लेंगे इंटरेस्ट पेड तो वो लेंगे 28,000। एक पॉइंट है अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट। बेटा मैंने बताया था आपको कि यदि हमको ग्रांट मिलती है, दो क्वेश्चन आपके मॉडल में है इसके ऊपर, उन्होंने इस ग्रांट जो मिला है उसको फाइनेंसिंग का इन्फ्लो माना है। तो इस ग्रांट को ग्रांट रिसीव्ड, ये फाइनेंसिंग इन्फ्लो है, इसको फाइनेंसिंग इन्फ्लो में लो। ग्रांट रिसीव्ड को, सब्सिडी रिसीव्ड या ग्रांट रिसीव्ड को आप लो फाइनेंसिंग के इन्फ्लो में कि हमें गवर्नमेंट ने कैपिटल प्रोवाइड की है बिजनेस करने के लिए, इसको आप ले लें फाइनेंसिंग इन्फ्लो में, लिया है मॉडल ने भी। और जो ग्रांट अमोर्टाइजेशन है 12 का ग्रांट अमोर्टाइजेशन मतलब उन्होंने इनकम में 12 ले रखा है, और ग्रांट अमोर्टाइजेशन मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने क्या बताया बेटा, ये बैंक अकाउंट है, बैंक में ग्रांट मिली है 24 लाख, मैं लाख मिलूँ या करोड़ मिले, 24 करोड़ 24 लाख जो भी है वो बैंक में आई, और उन्होंने पीएल में उसमें से सिर्फ अभी 12 लाख ली है। इस ग्रांट को गवर्नमेंट ने दिया है 2 साल के लिए, तो कंपनी इसको 2 साल की इनकम मान रही, 12 लाख इस साल की इनकम और 12 लाख अगले साल की इनकम। बेटा 24 लाख हम इस 12 लाख इनकम, ये इसको बोलते हैं ग्रांट अमोर्टाइजेशन, हमने इतना इनकम में लिया है, और 12 लाख कब लेंगे, अगले साल। अगले साल इनकम में लेंगे पर क्या अगले साल वो प्राप्त हुई है, तो बेटा वो तो ग्रांट अमोर्टाइज हुई है, ग्रांट अमोर्टाइजेशन इनकम में ली गई है पर वो कैश में प्राप्त नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो ग्रांट अमोर्टाइजेशन है मतलब प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है 12 करोड़ या 12 लाख, तो इसको प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा, एज ए नॉन कैश आइटम लेस करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, और जो ग्रांट मिली है उसको फाइनेंसिंग का इन्फ्लो मान लेंगे। ये पॉइंट मैंने बता दिया। एक आता है वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट का। बेटा क्या होता है, कंपनी अपने पुराने स्टाफ को बाहर कर नहीं सकती, जैसे बैंकों में हुआ था, पुराने स्टाफ को बाहर कर नहीं सकते, और जब तक उनको बाहर नहीं करें नए कैसे लाएं, और स्टाफिंग हो जाएगी। पुराना स्टाफ डे बाय डे महंगा होता जाता है और उनकी एफिशिएंसी डे बाय डे कम, नया स्टाफ की सैलरी बहुत कम होती है पर उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, पर ला नहीं सकते जब तक पुराना जाए ना, और पुराना जाने को तैयार नहीं है, काम ढंग से हो नहीं रहा, सैलरी हाई फाई दिए जा रहे हैं हम। तो हमने एम्प्लॉय को कहा भाई हम तुमको हटा तो सकते नहीं है, लेबर लॉ है, रूल है, हम नहीं हटा सकते, तुम ही नौकरी छोड़ जाओ, अपनी मर्जी से रिजाइन कर जाओ। वो बोले मैं क्यों रिजाइन करूँ, मैं तो आप क्या बैठकर बढ़िया सैलरी खाऊंगा अगले 2 साल 3 साल तक, फिर रिटायर हो जाऊंगा। हमने कहा भाई ऐसा कर, कुछ पैसा लेके बाहर हो जा। एम्प्लॉय ने सोचा चलो यार 3 साल धक्के खाएंगे, इधर आएंगे ऑफिस में, फिर पैसा मिलेगा, इससे अच्छा कुछ लमसम मिल रहा है वो लेके बाहर हो जाओ। तो कंपनी वो जो पे करती है उसको बोलते हैं वॉलंटरी कॉम्पनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट, वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट। तो ये है वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट, और वो कंपनी जो पे करती है एम्प्लॉय को वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑपरेटिंग आउटफ्लो है, वो पे करती है एम्प्लॉय को, वो ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना फाइनेंसिंग, वो पे, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है, तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आउटफ्लो दिखाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑपरेटिंग आउटफ्लो में दिखाते हैं। जो वर्कर को एम्प्लॉय को बाहर जाने के लिए कॉम्पनसेशन दिया जाता है वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट, वो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑपरेटिंग आउटफ्लो है। अब होता क्या है, हुआ क्या है देखो, इसका एक अकाउंट बनता है वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट या वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट। बेटा यहाँ जब पे करते हैं ना उसको टू बैंक कर देते हैं, मान लो हमने 6 लाख पे किया, उसको बैंक से क्रेडिट यहाँ डेबिट, और बेटा एम्प्लॉय एक बार बाहर हो गया तो हमारी कॉस्ट लगी 6 लाख, और बदले में कोई एसेट तो क्रिएट नहीं हुई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मान सकते, और इसका बेनिफिट हमको कई साल तक मिलेगा। एम्प्लॉय बाहर हो गया ना तो फायदा तो मिलेगा ना, नया एम्प्लॉय ले आएंगे और नया एम्प्लॉय अच्छा एनर्जेटिक काम करेगा, एनर्जेटिक वे में काम करेगा, कम सैलरी पे काम करेगा, तो उसका फायदा हमें सालों साल मिलता रहेगा। तो 6 लाख की लागत ना ये कैपिटल एक्सपेंसेस है ना रेवेन्यू, तो मानते डेफर्ड रेवेन्यू, इसका कुछ कुछ पार्ट हर साल राइट ऑफ करते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और ये होता है वो पार्ट जो हमने अभी राइट ऑफ नहीं किया नए शेड्यूल 3 में, तो ये अलाउड नहीं कि इसको हम ये दिखा दें, पर क्वेश्चन मैंने कहा भी पुराने चले आ रहे हैं। तो बेटा ये है सेपरेशन पेमेंट जो डेबिट होता है यहाँ पर, ये हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटफ्लो है, और ये पीएल में राइट ऑफ हुआ है, यदि राइट ऑफ हुआ है तो इसको प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राइट ऑफ करने से कोई आउटफ्लो नहीं होता,
जब कॉम्पनसेशन पे करते हैं तो राइट ऑफ होता है। अब मान लो कंपनी ने सोचा कि ये फायदा हमें मिलेगा अगले 5 साल तक, तो हम 6 लाख डिवाइड बाय 5, 120 राइट ऑफ करेंगे हर साल। ये है रिटर्न ऑफ। तो बेटा ये राइट ऑफ आउटफ्लो नहीं है, लेकिन ये पेड आउटफ्लो है, तो पता पड़ गया होगा। तो आपको यदि राइट ऑफ पीएल में घटा हुआ है तो जोड़ना पड़ेगा, और जो कॉम्पनसेशन पे हुआ है इसको आउटफ्लो में दिखाना पड़ेगा। तो देखो बेटा यहां पर क्या हुआ है, एक क्वेश्चन आपको दिया है अपने नोट्स के लास्ट में या जब भी, देखिए बेटा ओपनिंग में इसका बैलेंस था 1। अच्छा यहाँ पर एक काम किया क्वेश्चन बनाने में, ये बात बताना भूल गया था बेटा, हमेशा ओपनिंग यहाँ होता है क्लोजिंग यहाँ होता है, लेकिन इस क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या चालाकी की, ओपनिंग यहाँ कर दिया क्लोजिंग यहाँ कर दिया। एग्जाम में ये बात ध्यान रखना, कच्चा मत खा जाना। ओपनिंग 65,000 की वॉलेंट्री सेपरेशन कॉस्ट थी, टू बैलेंस ओपनिंग बैलेंस BD 65, ये वो कॉस्ट जो पेमेंट जिसका पहले हो चुका लेकिन अभी राइट ऑफ होना बाकी है। यहाँ टू बैंक आएगा, इस साल जो और पे किया वो यहाँ आएगा, और उन्होंने क्या किया, यहाँ आता है बैलेंस CD, वो क्वेश्चन ने दिया है ₹125, और यहां से उन्होंने जो राइट ऑफ मारा है ना वो पीएल की बजाय जनरल रिजर्व से मारा है, 50,000 राइट ऑफ है। उन्होंने करना चाहिए पीएल से, पर क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ तो भी कर दिया, उसको डाल दिया जनरल रिजर्व से राइट ऑफ मार दिया, तो ये आ जाएगा बैलेंस की फिगर। 65 बेटा ओपनिंग में था, 50,000 राइट ऑफ करने के बाद भी ये अकाउंट 125 बचा हुआ है, मतलब इस साल और नए एम्प्लॉय को भगाया होगा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया होगा, उसको वॉलेंट्री कॉम्पनसेशन इस साल पे किया होगा। तो ओपनिंग इधर 1 ये 50 प्लस 125 मतलब 175 माइनस 65 110 इस साल पे किया होगा। ये हमारा बैलेंस फिगर है, ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑपरेटिंग आउटफ्लो है, वॉलेंट्री कॉम्पनसेशन पेड टू एम्प्लॉय, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ये हमने निकाला बाय वर्किंग नोट। और चूंकि ये जनरल से सेटा हुआ है पीएल से नहीं, तो प्रॉफिट में जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। ये बेटा हमने देखा। एक है इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, यदि हमने जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये तो साफ दिख ही रहा है कि ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, जितना हमने पैसा लगाया है जॉइंट वेंचर में कहीं और वो हमारा इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है। बेटा इतना तो मैंने करा दिया। यदि आपको कोई क्वेश्चन की डिमांड हो तो मैं अपना रिवीजन वीडियो यहीं तक रखता हूँ। अब मैं चाहूँगा तो एक क्वेश्चन आपको, आपकी डिमांड होगी तो एक क्वेश्चन करवा कर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो इसका पार्ट नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो रिवीजन वीडियो इतना ही काफ़ी बेटा। मैं जानता हूँ कि मैं शायद 100% तो कवर नहीं कर पाया, पर मैंने जो भी कर सकता था उतनी कोशिश की है। मैं जानता हूँ हर बच्चे की अलग अलग डिमांड होती है, हर बच्चे के अलग अलग डाउट होते हैं, पर मैंने जनरल वे में जो प्रॉब्लम आती है वो ली है। तो बेटा इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू। मैं एक क्वेश्चन चाहूँगा, आप लोग चाहेंगे तो मैं एक क्वेश्चन जरूर करवा के अलग से अपलोड कर दूंगा, ओनली सिंगल क्वेश्चन, और नहीं जरूरत है क्वेश्चन बोले हम कर लेंगे तो मैं अगले चैप्टर का रिविजन डाल दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय बाय।